नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर स्वयं की समझ विषय के अंदर जानेंगे आत्मावलोकन अभ्यास के साधन। आत्मावलोकन अभ्यास के साधन। कल हमने कक्षा में आत्मावलोकन जाना था और आत्मावलोकन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। हमने जाना कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपने जीवन में बेहतर इंसान बनने के लिए, एक अच्छा कार्य करने के लिए, एक आदर्श कार्य करने के लिए अपनी आत्मा को पहचानना है। अपनी आत्मा को पहचान कर वह कार्य करना है जो बहुत ही सही हो और एक अपनी अच्छी छवि बनाते हैं। तो जब तक हम हमारी आत्मा का अवलोकन नहीं करते तब तक हम किसी कार्य को सफलता रूप से शायद नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात को परखना जरूरी है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य क्या सही है कि नहीं है। इन सब बातों की जानकारी रखना ही और इसको समझना हम आत्मावलोकन में करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि आत्मावलोकन के जो साधन है वे साधन कौन कौन से जिससे आत्मावलोकन किया जा सकता है। तो कौन से तरीके हैं, तो ये साधन को पॉइंट वाइज देख लेते हैं। आत्मावलोकन के साधन। आत्मावलोकन के साधन। जब इसके साधन की बात आती है तो सबसे पहली बात है, यहां से लेते हैं चिंतन। क्या जाता है विश्लेषण। संश्लेषण। प्रयोग। अनुसंधान। मूल्यांकन। तर्क। समीक्षा। प्रमाणीकरण। दार्शनिक विचार। दार्शनिक विचार और यहां में लेते स्वतंत्रता। ये कुछ बातें हैं, इसके साधन है। ये है हमारे पास एक डायग्राम जिसमें जितने भी आत्मावलोकन की जो भी साधन है, आत्मावलोकन अभ्यास के जो साधन है इसके बारे में बताया गया है कि इन साधनों के माध्यम से, इन तरीकों के माध्यम से हम हमारे जीवन में स्वयं का आत्मावलोकन कर सकते हैं। अब इस
इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात आती है चिंतन। चिंतन एक अहम हिस्सा है। जब तक हम चिंतन नहीं करते, हम चिंतनशील नहीं है, तो हम अपने बारे में कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? चिंतन ही हमको बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो आत्मावलोकन करने के लिए इस बात से हमको सहमत होना पड़ेगा कि हमको चिंतनशील बनना है, चिंतन करना पड़ता है। चिंतन के माध्यम से ही हम स्वयं का अवलोकन कर पाएंगे, अपनी आत्मा का अवलोकन कर पाएंगे। चिंतन के माध्यम से हम हमारी अच्छाइयों को देख सकते हैं, हमारी नकारात्मक या गलतियों को देख सकते हैं, इसमें क्या सही लाना है, इसमें क्या सही क्या करना है, इन सब बातों का हम चिंतन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक शिक्षक है, एक शिक्षक ने पूरे सत्र में अपने जो शिक्षण कार्य करवाया, जब रिजल्ट आता है तो उसमें कुछ कमियां रह जाती है, तो उसको इस बात की चिंतन करना होगा, स्वयं को जानना होगा कि उसके शिक्षण में ऐसी क्या कमियां रह गई जिससे रिजल्ट में थोड़ा सा डाउन रहा है या उसमें कमियां आई है। तो वो चिंतन करने के माध्यम से अब उसको आगे कैसे करना है, किन तरीकों को अपनाना है, इस बात को समझना होगा। तो इसके माध्यम से, चिंतन करने के माध्यम से हम हमारी आत्मा का अवलोकन कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में अगर सफलताओं को हासिल नहीं कर पा रहा है या उसके मार्ग में जो बाधाएं आ रही है, वो बाधाएं कैसे आ रही है, क्या ऐसे कारण है, उसके वो क्या कर रहा है जिससे उसको सफलता नहीं मिल पा रही है, इन सब बातों का चिंतन करना होगा। और इसी चिंतन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हम सफलताएं प्राप्त करेंगे, हम हमारी कमियों को बाहर निकालेंगे, हमारे दोष को बाहर निकालेंगे और इसी के माध्यम से हम हमारी आत्मा का अवलोकन करेंगे। दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर विश्लेषण। एक इंसान को विश्लेषण भी करना है, देखिए अपने किए गए कार्यों का विश्लेषण करने के माध्यम से उसको पता रहता है, एनालिसिस के माध्यम से, कि उसका कार्य कैसा है। हम जीवन में जो भी करते हैं, मान लीजिए हमने सुबह से लेकर शाम तक जो किया और रात को जब बैठते हैं, सोते हैं, तो हमारे मस्तिष्क को हम विश्लेषण करें और ये जाने कि आज हमारे द्वारा किए गए कार्य में हमने क्या क्या किया, हमको इससे क्या मिला, क्या हमको ऐसा करना चाहिए था, क्या इसमें कमियां रह गई। इस तरीके से विश्लेषण के माध्यम से भी हम हमारी आत्माओं का अवलोकन करते हैं। इसलिए पूरे दिन की दिनचर्या के बाद शाम को जब भी मौका मिलता है हमें विश्लेषण करना है। हम देखते हैं अमूमन कि हम सफलता तो मिलती है तो जब हम उस पर सोचते नहीं है, लेकिन जब भी असफलताएं मिलती है, हमको जिंदगी में कई हार का सामना करना पड़ता है, उस सिचुएशन में हम डिप्रेशन में जाते हैं, तब हमको एहसास होता है कि शायद हमने कुछ गलत किया है। तो वो सिचुएशन में जब हमारे आत्मा का अवलोकन करते हैं, तो इससे बेहतर यह है कि हम जीवन के प्रतिदिन इसमें विश्लेषण करते रहे, ताकि हमारे सामने इस परिस्थितियां उत्पन्न होने के बहुत ही कम अवसर या चांस रहे। अगली बात है इसमें संश्लेषण। विश्लेषण के बाद संश्लेषण भी एक अहम बात है कि हमको संश्लेषण करना सीखना होगा, यानी कि हम किस साधनों का उपयोग कर सकते हैं, किन आयामों को शामिल कर सकते हैं, किन बातों के माध्यम से हम बेहतर कार्य कर सकते हैं। इस तरह से संश्लेषण बनाना, आत्मिक अवलोकन, यानी कि हम अपने आप को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। एक कक्षा कक्ष के अंतर्गत हम शिक्षक को देखेंगे कि शिक्षक अपने शिक्षण कार्य करने के दौरान अगर कुछ बेहतर करना चाहता है, बच्चों के शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है या उनको अच्छा ज्ञान प्रदान करना चाहता है, इसके लिए अति आवश्यक है वह अपनी आत्मा को पहचाने और इस बात को सोचे कि उसको क्या क्या काम करने हैं या उसके लिए कौन कौन से बातों को, पहलुओं को शामिल करना है जिससे वो बेहतर कर सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संश्लेषण करना है। अगला है प्रयोग। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। प्रयोग भी हमारे जीवन में जरूरी है। हम हमारी आत्मा का अवलोकन के लिए प्रयोग भी करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट प्रयोग लाते हैं। जैसे कुछ नया करने की हमारी एक इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है। जीवन में हम सोचते हैं कुछ नया करें, कुछ ऐसा कार्य करें या कुछ ऐसा नया पर लाएं जिससे हम बेहतर रूप से अपने आप को शामिल कर सकें। तो ये आता है हमारे प्रयोग के अंतर्गत। इसके अंदर हम देखेंगे इस प्रयोग के माध्यम से हम हमारी आत्मा को बेहतर बनाते हैं। हमने हमारी आत्मा के हमारे सोच समझी, हमने हमारे व्यवहार को समझा, हमारे कार्य को समझा और फिर
उसमें प्रयोग करेंगे। अब हमको हमारा व्यवहार कैसे बनाना है, हमारी सोच कैसे रखनी है, हमको कार्य कैसे करना है, हम किस तरीके से दूसरों के सामने अपनी एक छवि बनाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जीवन में अपने आप अपने अंदर की आत्मा के ऊपर प्रयोग करते हैं। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी करते हैं कि हमको मान लीजिए एक बार में सफलताएं न मिलती है, तो हम हमारी आत्मा को पहचानते हैं, करते हैं कमियां कहाँ रही है। अब हम उसमें प्रयोग करते हैं कि हम हमको करना क्या, हमको किस तरीके से तैयारी करनी है। क्या हमारे लिए सिर्फ बुक्स पढ़ना ही जरूरी है, क्या हम कुछ उसमें अलग भी कर सकते हैं, हम आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं, हम तरह तरह के अलग अलग बुक्स का भी सहारा ले सकते हैं, क्या हमको कोचिंग की आवश्यकता है वगैरह वगैरह। मतलब हम इस प्रयोग पर जाते हैं और ये प्रयोग हमको सफलता दिला सकते हैं। अगली बात आती है स्वतंत्रता, फ्रीडम। आजादी जीवन में हमको बहुत कुछ सिखाती है, यानी कि एक आजाद व्यक्ति, एक स्वतंत्र व्यक्ति जो करना चाहता है अपने जीवन में, वो आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जब तक हम पराधीन पराधीन दूसरों के अधीन है और हम स्वतंत्र नहीं है, तो शायद हमको कोई कार्य करने में बाधा उत्पन्न होगी, हमारा उस कार्य को स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात स्वतंत्र होना चाहिए साधक के रूप में कि जब हम आत्मावलोकन का अभ्यास करते हैं तो स्वतंत्रता होनी चाहिए हमारी स्वयं पर, और हम दूसरों के भी, हमको जैसे माता पिता भी थोड़ा सा स्वतंत्र रहें। यही स्वतंत्रता हमको कोई कुछ कार्य करने के लिए तैयार करेगी। स्वतंत्रता के माध्यम से इंसान को पास ये प्लेटफॉर्म रहेगा कि वो कैसे किसी कार्य को कर सके और उसमें सफलता को हासिल कर सके। इसलिए स्वतंत्रता हमारे जीवन में जरूरी है। स्वतंत्रता ही हमको कि हमारे स्वयं का मूल्यांकन अवलोकन करने के लिए तैयार रहती है, स्वतंत्र है कि हम क्या करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं विद्यालय में बच्चों को थोड़ा स्वतंत्र रहना चाहिए, अनुशासन रखते हुए स्वतंत्रता की वो बेहतर शिक्षण को प्राप्त कर सके। अगला आता है अनुसंधान, रिसर्च। अनुसंधान बोलो, रिसर्च बोलो, खोज बोलो, ये भी जरूरी है आत्मावलोकन के रूप में। हम अनुसंधान करते हैं, यानी शोध करते हैं स्वयं पर, अपने कार्यों पर, अपने व्यवहारों पर, दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है, इस व्यू में हम हमारा रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। तो इस अनुसंधान के माध्यम से हम कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। अनुसंधान का अर्थ यही है कि उस अनुसंधान के माध्यम से बदलाव कैसे लाना है, बदलाव परिवर्तन लाकर हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसलिए सामान्य शोध या अनुसंधान को व्यक्ति को अपने जीवन में करना होगा। हमने देखा है साइकोलॉजी के अंदर जिस मनोवैज्ञानिकों ने, जो पावलोव है, थॉर्नडाइक है, कॉलर है, वर्धमान है, इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए किसी इंसान पर या किसी जानवर पर या किसी वस्तु विशेष पर, ठीक है, जैसे जीन पियाजे वगैरह है, तो इस अनुसंधान का मतलब क्या होता है, शोध का मतलब क्या है कि उससे जानना और उस जानने के बाद उसमें क्या बदलाव है, हम क्या कर सकते हैं, उससे हमको क्या सीखा, ये सब बातें हमको जानने को मिलती है। तो यही अनुसंधान व्यक्ति विशेष को स्वयं पर भी करना है, और जब हम स्वयं के ऊपर रिसर्च करेंगे तो हम उससे काफी कुछ सीखेंगे, उसमें बदलाव भी लाएंगे। मूल्यांकन, मूल्यांकन भी जरूरी है। जब तक हम हमारे कार्यों और व्यवहारों का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपने आप को नहीं परख सकते। एक व्यक्ति को अपने जीवन में किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना है। जैसा कि हमने पहले ही इसमें जाना था विश्लेषण के अंतर्गत कि इंसान को प्रतिदिन अपने द्वारा किए गए कार्यों पर विश्लेषण करते रहना, प्रतिदिन विश्लेषण करेगा तो उसको ये शायद अपने जीवन में असफलता को सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मूल्यांकन उसी के अंदर आ गया कि हम हमारे प्रतिदिन के किए गए कार्यों का मूल्यांकन करें। हमारा कार्य कैसा है, सराहनीय है, उसमें क्या कुछ बदलाव लाना चाहिए, क्या हमारी अंतरात्मा क्या कहती है, ठीक है, कि जैसे कि हम हमारे जीवन में प्रतिदिन कुछ कार्य करते हैं, उस कार्य के दौरान हम देखते हैं कि वो कार्य कहीं ना कहीं हमको अंदर से लगता है कि शायद हमने सही नहीं किया है। हमको हमारे अंतरात्मा नहीं मानते, हम कहते हैं कि हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, हमारी अंतरात्मा को मानना जरूरी है। जब तक हमारी अंतरात्मा नहीं मानती हम उस कार्य के लिए तैयार नहीं होते। तो अंतरात्मा को मनाने के लिए मूल्यांकन कीजिए, आपके आत्मा का अवलोकन कीजिए, तो उस मूल्यांकन के माध्यम से भी हम काफी कुछ इसमें बदलाव और चेंजेस ला सकते हैं।
जहाँ चिंतन की बात आती है वहाँ तर्क भी है, रीजनिंग, तर्क वितर्क करना जीवन में बहुत जरूरी है। तर्क वितर्क हमको काफी कुछ सिखाता है। हमको स्वयं से तर्क वितर्क करना है, अपने आप से तर्क वितर्क करना है, अपने आप से ही लड़ना है। कई बार क्या होता है कि रास्ता आसान है लेकिन तरीका गलत है, और रास्ता कठिन है लेकिन तरीका आसान है। इस सिचुएशन में हम अच्छे जो सिंपल वे रास्ता है इसके लिए जाने के लिए हम शायद अनुचित कार्य भी करते हैं। तो क्या वो अनुचित कार्य सही है कि नहीं है, क्या हमको कैसे करना है, इस तरीके से तर्क करना, हमको समझना कि हमको वह कार्य करना है जो समाज और राष्ट्र के अनुसार है, परिवार के हित में है, अपने हित में है, मानव हित में है, इस मानव धर्म के पक्ष में है। इस तरीके से हमको एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनानी है, ताकि हम ये कह सके बाद में कि हमने हमारे जीवन में अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत किया और हमने एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई। समीक्षा, मूल्यांकन करो, समीक्षा करो। जब तक हम समीक्षा नहीं करेंगे हमारे कार्यों की, हम उसमें कह सकते हैं कि हम हमारे कार्य को नहीं पहचान सकते। समीक्षा करना बहुत ही जरूरी है। समीक्षा कीजिए उसके बारे में, जैसा कि हमने कल प्रोफेसर समीक्षा करना, अपने कार्यों व्यवहारों की समीक्षा करना। तो ये समीक्षा के माध्यम से क्या होगा, हम हमारे कार्यों को, व्यवहारों को पहचानेंगे और ये जानेंगे कि हमारे कार्य और व्यवहार क्या हमारे लिए सही है, हमारे परिवार के लिए सही है, हमारे समाज के लिए सही है, हमारे राष्ट्र के लिए सही है, मानव हित के लिए सही है। ये सब तभी संभव है जब हम समीक्षा करना सीखेंगे। इसलिए आत्मावलोकन के लिए ये जरूरी है, इस अभ्यास के लिए, कि हमको समीक्षा करना भी जरूरी है। फिर आ जाता है प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण रखना अपने व्यवहार में, अपनी आदतों में, अपने बातों में प्रमाणीकरण। जब हम हमारी आत्मा का अवलोकन करते तो प्रमाणिक तौर पर कहिए कि हाँ जो है वो सही है, हम जो करने जा रहे हैं वो सही है। प्रमाणिक तौर पर हम ऐसे ही हम नहीं कर सकते, हमको पूरी तरह से श्योर होना पड़ेगा हमारे कार्य और व्यवहारों के बारे में, और इसी के माध्यम से हम एक बेहतर तौर पर एक बेहतर नागरिक के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। इसलिए प्रामाणिक सत्य के आधार पर ही हम हमारी आत्माओं का अवलोकन करेंगे, स्वयं को पहचानेंगे, अपने अंदर की आत्मा को एक अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे दूसरों के समक्ष। ये हमारे लिए जरूरी है। फिर आ जाता है दार्शनिक विचार। सोच हमेशा दार्शनिक हो, सोच हमेशा आदर्शवादी हो, सोच हमेशा सकारात्मक हो। इस बात को भी हमको अच्छे से समझना होगा। अच्छी सोच, अच्छे विचार, ये हमारी अच्छी पहचान बनाते हैं। तो दार्शनिक सोच रख के, जैसा कि पुराणों में भी, महाभारत रामायण में भी हमको इस आदर्शवादी और दार्शनिक बातों के बारे में बहुत अच्छे से कहा था। और हमने देखा भी है कि पौराणिक जो कथाएं होती थी उसमें गुरु शिष्य को अपने अंदर की आत्मा के बारे में अवगत कराता था, बताता था कि अंदर की आत्मा किस तरीके से कार्य करती है। हमने इस तरह के इस सीरियल वगैरह में भी देखा है, जो पौराणिक आत्मा, ठीक है, श्री कृष्ण वगैरह रामायण में देखा है कि हम हमारे अंदर की आत्मा को कैसे पहचानेंगे, वो किस तरह से कार्य करती है। चाहे वो श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध अर्जुन को जब वो उपदेश दिया उस समय भी इस बात को हम कह सकते हैं कि इंसान को अंदर की आत्मा को पहचानने के लिए दार्शनिक विचार रखने होंगे, और यही दार्शनिक विचारों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हम हमारी आत्मा का अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये आत्मा अवलोकन की साधनों के तौर पर हमने जाना कि जो सबसे पहला है चिंतन, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है संश्लेषण, चौथा है प्रयोग, पांचवा है स्वतंत्रता, छठा है अनुसंधान, सातवां है मूल्यांकन, आठवां तर्क, नौवां समीक्षा, दसवां प्रमाणीकरण और 11 दार्शनिक विचार। कि हमको हमारी आत्म अवलोकन अभ्यास के जो साधन है, जो आज हमने टॉपिक में जाना, अभ्यास के जो भी साधन है, इसके अंदर इस साधनों में हमको चिंतन भी करना पड़ेगा,
विश्लेषण भी करना पड़ेगा, संश्लेषण भी करना पड़ेगा, प्रयोग भी करना पड़ेगा, स्वतंत्र रहना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा, तर्क, समीक्षा, प्रमाणीकरण और दार्शनिक विचारों का सहयोग सारा लेना पड़ेगा। और ये बहुत ही अति आवश्यक है हमारे जीवन में। तो हमने पिछली 2 कक्षाओं से इस आत्म-अवलोकन टॉपिक के बारे में अच्छे से जाना कि आत्म-अवलोकन क्या है, इसके संदर्भ में इसका अर्थ, इसकी परिभाषाओं को समझा, इसकी विशेषताओं को जाना कि आत्म-अवलोकन हमारे लिए किस लिए अति जरूरत है। जब हम एक शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं, इस पेशे से जुड़ रहे हैं, तो एक आदर्श और अनुकरणीय और दूसरों के प्रति एक अच्छे अपनी छवि बनाने के लिए हमको एक अच्छा शिक्षक बनना होगा। इसके लिए जरूरी है कि आत्म-अवलोकन अभ्यास के कौन-कौन से तरीके हैं, इन तरीकों को हमने समझा। और इसी के संदर्भ में आप लोगों का असाइनमेंट है आत्म-अवलोकन अभ्यास के साधनों को बताइए। तो आज हमने कक्षा में जाना कि आत्म-अवलोकन अभ्यास के लिए कौन-कौन से साधन हैं, चाहे वो तर्क है, चाहे वो चिंतन है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, स्वतंत्रता है, अनुसंधान है, प्रयोग है, मूल्यांकन है। इन सब बातों को हमने जाना। इसी के संदर्भ में आप लोगों को अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट जैसे कि कोरोना में चल रहा है, इसमें आप लोगों को सावधानी से रखनी है। जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें, और जो लोग नहीं पहनते उनको भी इस बात के लिए समझाएं। इसी सावधानी से घर से निजात पा सकते हैं। थैंक यू।